नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। पूरे देश में आजकल इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या महाकुंभ में संगम का जल स्नान के योग्य नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि संगम का पानी इतना प्रदूषित है कि उसमें नहाना तो क्या, हाथ धोना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब यह रिपोर्ट भले ही विज्ञान के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी, लेकिन भारत के लोगों ने अपनी आस्था के आधार पर इस रिपोर्ट को नकार दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद से लगभग 9 करोड़ लोग संगम के इसी पानी में स्नान कर चुके हैं, लेकिन किसी को ना तो कोई बीमारी हुई है ना कोई इंफेक्शन हुआ है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि गंगा के पानी में आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जो इस पानी को लगातार शुद्ध बनाए रखते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिमाग में भारत के प्रति नफरत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। कल से पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी यह तस्वीर, जिसमें उसकी आंखों और उसके चेहरे पर भारत के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही है। और भारत के प्रति यही नफरत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेल के मैदान में एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक फौजी बना देती है, जो हर कीमत पर भारत को हराना चाहते हैं, जो हर कीमत पर भारत से न जाने किस बात का बदला लेना चाहते हैं। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि भारत में 4 लोगों का एक परिवार हर महीने औसतन कितना तेल खाता है, और यही तेल आज भारत के लोगों को मोटापे के जरिए अपना शिकार बना रहा है। वो सारा तेल आज मैं अपने हाथ में यहां आपको मैं लेकर आया हूं। ये जितने तेल की बॉटल्स आप देख रहे हैं, ये उतना तेल है जो 4 लोगों का एक भारतीय परिवार एक महीने में औसतन इतना तेल खा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या वाकई में संगम का पानी स्नान करने के लायक नहीं है। 18 फरवरी को हम ही ने आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें यह लिखा था कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और संगम का पानी प्रदूषित है और यह नहाने लायक नहीं है, और इसमें फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बहुत गंभीर श्रेणी में है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर यह बताता है कि नदी के पानी में सीवेज और अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट कितनी ज्यादा है। और यह रिपोर्ट अदालत में 3 फरवरी को पेश हुई थी, जिस पर अब भी लगातार विवाद चल रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट से बहुत सारे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची जो गंगा जल को पवित्र मानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक नई रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो यह कहती है कि महाकुंभ में गंगा और संगम का पानी पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध है। यह रिपोर्ट मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने तैयार की है, जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी रहे हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर अजय सोनकर ने महाकुंभ में 5 अलग अलग घाटों से पानी के सैंपल्स इकट्ठा किए और इनकी जांच की। जांच में यह पता चला कि गंगा नदी में ऐसे वायरस हैं, गंगा के जल में ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को पनपने से पहले ही उन्हें नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार के वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी में ऐसे 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 1100 वायरस मौजूद हैं जो किसी भी कारण से गंगा जल को प्रदूषित नहीं होने देते। और इन वायरस का प्रभाव ऐसा है कि अगर संगम में दुनिया के 800 करोड़ लोग भी पवित्र स्नान कर लें, तब भी संगम का पानी ना तो संक्रमित होगा और ना ही गंदा होगा। और ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार किसी शोध में पता चली है। आज से 135 वर्ष पहले, वर्ष 1890 के दशक में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और हैजा की बीमारी से मरने वाले लोगों की लाशें गंगा नदी में ऐसे ही फेंकी जा रही थी, तब ब्रिटेन के एक मशहूर वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा नदी के पानी पर रिसर्च किया था, गंगा जल पर रिसर्च किया। और इस रिसर्च में पता चला कि गंगा में हैजा से मारे गए लोगों की लाशें फेंकने के बाद भी गंगा जल संक्रमित नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ, और लोग इस पानी को तब भी आसानी से पी सकते थे।
और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गंगा नदी के पानी में ऐसे वायरस मौजूद हैं जो बैक्टीरिया में प्रवेश करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं, और यही निंजा वायरस गंगा जल की शुद्धता को हमेशा हर कीमत पर बनाए रखते हैं, और करोड़ों लोगों के स्नान करने के बाद भी ये गंगा जल कभी संक्रमित नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात 9 बजे तक जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं, इस समय तक संगम में 63 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 63 करोड़। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को ना तो कोई संक्रमण हुआ है, ना कोई बीमारी हुई है। अगर संगम का यह पानी, ये गंगा जल वाकई में इतना गंदा होता, प्रदूषित होता, तो जो 63 करोड़ लोग हैं ये अब तक बीमार हो चुके होते, इन्हें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका होता। लेकिन आपके भी आसपास इतने सारे लोगों ने गंगा स्नान किया होगा। आप में से कितने लोगों को ऐसी कोई जानकारी मिली कि लोग वहां जाने के बाद बीमार हो गए या उन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया? आप बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में इसी जल में स्नान किया है। इसके अलावा न जाने कितने केंद्रीय मंत्रियों ने स्नान किया है, न जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने स्नान किया है। इस देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्हें आप हर रोज अखबारों में हेडलाइंस में देखते हैं, पढ़ते हैं जिनके बारे में, वो तमाम लोग इसी गंगा जल में स्नान करके जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने स्नान किया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहां पर स्नान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद यहां पर स्नान कर चुके हैं। मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन समेत 4 लाख विदेशी लोगों ने भी यहां पर स्नान किया है। और फिल्म इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों ने संगम में आकर पवित्र स्नान किया है। और आज ही फिल्म स्टार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने इसी पानी में संगम में आकर स्नान किया है। और मैं खुद आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं खुद भी इसी पानी में, इसी गंगा जल में स्नान करके आ चुका हूं। ना कोई बीमारी हुई, ना कोई इंफेक्शन हुआ। सोचिए, अगर संगम का पानी इतना ही संक्रमित और गंदा है, तो फिर इसमें स्नान करने वाले ये 63 करोड़ लोग आज भी स्वस्थ कैसे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 10 लाख लोगों ने महाकुंभ में कल्पवास के दौरान लगातार 1 महीने तक हर रोज इसी संगम के जल में स्नान किया है, वो तमाम कल्पवासी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और उनका कहना है कि संगम में स्नान करने से ज्यादा पवित्र कुछ और हो नहीं सकता। और इससे यह पता चलता है कि यह बात सरासर गलत है कि संगम का पानी करोड़ों लोगों के स्नान करने से दूषित हो चुका है। दूसरी बात, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि संगम में सीवेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और इस पानी से ही ये संक्रमण हो रहा है, ये गंदगी फैल रही है, और इस पानी को रोकने के लिए योगी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, वो लोग भी असल में गलत खबर फैला रहे हैं। प्रयागराज में कुल मिलाकर 81 नाले ऐसे हैं जो गंगा नदी में आकर मिलते हैं, और इनमें भी 56 नालों का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होने के बाद ही गंगा नदी में मिलता है। 22 नालों का पानी जियो ट्यूब से साफ होकर गंगा नदी में मिलता है, और 3 नाले ऐसे हैं जो बरसाती नाले हैं और जो इस समय पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। और इससे यह पता चलता है कि गंगा में सीवेज का जितना भी पानी इस समय गिर रहा है, उसे पहले से ही साफ कर दिया गया है और बाद में उसे गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, यानी साफ करने के बाद। अगर आपके मन में गंगा और संगम के पानी को लेकर अब भी कोई डर है, तो आज आप बहुत ही ध्यान से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर यह डर हमेशा के लिए अपने मन से निकाल सकते हैं। ये वो पानी है, ये एसटीपी का, जो प्रयागराज के तमाम जो एसटीपीज हैं तमाम इलाकों से, चाहे वो मेला क्षेत्र का, वो ये पानी है। इस पानी को ट्रीट करके तब गंगा यमुना और संगम में छोड़ा जाता है। तो ये पानी तो नंगी आंखों से भी दिख रहा है कि ये गंदा है, बेहद मतलब छूने लायक नहीं है, बीमारी वाला पानी है। लेकिन जब ये यहाँ पर ट्रीट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए, दूसरा ये टेस्टिंग में हमने लिया, ये अपनी आंखों के सामने ही हमने करवाया। और उसके बाद जो तीसरा जो पानी लिया, वो केमिकल मिलाने के बाद, जिसके लिए कहा गया कि फीकल क्लोरोफॉर्म
वो सबसे ज्यादा था जिस पर सवाल खड़े किए गए। तो जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स कलर्स पे हैं कि 0.1, 0.2, 0.2 से 0.5 के बीच में होगा तो कुछ ऑरेंज कलर का होगा, और 0.6 से 1 के बीच में होगा तो वायलेट और ब्लू के बीच में होगा। तो ये कुछ 0.6 और 1 के बीच का है। और इसका जो मानक है टू मच क्लोरीन प्रेजेंट, ये बता रहा है कि क्लोरीन ज्यादा है। तो फीकल कोलिफॉर्म को हटाने के लिए क्लोरीन का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं संजय भाई, ये क्या है? ये जो है, जो हमने क्लोरीन जैसे मिलाया, हमने उस पॉइंट पे मिलाया। अब ये इंश्योर करने के लिए यहाँ से और नदी में मिलने के बीच में इसमें फीकल और बढ़ ना जाए, क्योंकि फीकल बढ़ते रहते हैं। तो इंश्योर करने के लिए कुछ मात्रा में क्लोरीन 0.5, 0.6 तक हम इसमें इंश्योर करते हैं और उसको फिर तब छोड़ते हैं पानी को। ये पानी जाकर के मिलेगा आगे? जी 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 बिल्कुल, ये सीधा सामने यमुना नदी प्रवाहित होती है, उसमें जाके सीधा मिलता है, संगम तक जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप ये माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं कि ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये मारे जा चुके हैं, लाइस कंडीशन में ये बस्ट हो चुके हैं। और देखिए एक पैरामीशियम इसको खा रहा है यहाँ पर। ये जितने भी बैक्टीरिया, या तो ये मर गए हैं या मरने वाले हैं। देखिए ये भी मरने की कंडीशन में है और ये लगातार ये पैरामीशियम उसको खा रहा है। इस तरीके से गंगा का पानी अपने आप को स्वयं शुद्ध कर लेता है। आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरह से ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। देखिए लगातार इसके शरीर के अंदर कितने बैक्टीरियाज हैं वो मार के पूरा उसको जो है अपने अंदर गैदर करता चला जा रहा है। फिर ये इसी तरह एक बंच बन करके आपको दिखाई देगा जो सिर्फ उसके रेसिड्यूज होंगे, रिमेनिंग्स होंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत जो मेरी जो फाइंडिंग थी उसका का सपोर्ट इस बात से उसकी तस्दीक की जा सकती है कि आप ये सोचिए कि करोड़ों लोगों ने वहां पर स्नान किया। अगर वास्तव में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ये रोगमय है पानी, अगर ऐसा होता तो लोग नहाने के बाद उनके शरीर पर वो प्रभाव दिखाई देता, लोग जो है बीमार पड़ते। और मैं तो कहता हूं कि जिस संख्या में लोगों ने नहाया है तो आज अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला। तो इस बात की तस्दीक होती है कि जो हमारे जो वाटर सैंपल्स हमने जो है घाटों से कलेक्ट करके जांच किए तो उसके अंदर जो तथ्य मिले वो सही थे। जब आप मास गैदरिंग में जाते हैं और जब मास बात होता है, कई लोग नहाते हैं, तो जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जिसके बारे में बात हो रही है वो नेचुरली बढ़ जाता है, हर जगह बढ़ता है। दिक्कत क्या है कि उसको लोग अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो आप फीकल कोलिफॉर्म का जो टोटल डेंसिटी है वो मान लीजिए गंगा जी में आपने टेस्ट कर लिया, लेकिन हम लोग दूसरा और जो टेस्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं फेज डेंसिटी। तो गंगा जी का पानी ही एक ऐसा पानी है जो जल है जिसे हम कहते हैं अमृत। उसमें क्वालिटी है कि ये बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस करता है। तो वो जैसे आप उसमें मान लीजिए लोग कहते हैं मल का बैक्टीरिया चला गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, कोई भी बैक्टीरिया गंगा जल में जब भी जाता है तो वो उसके फेज बनते हैं। जो ये बैक्टीरियोफेज है वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वही वायरस बनता है। और इस तरीके से जो वायरस बनता है ये एक तरीके से समझिए कि उस वायरस का काम ही है उस बैक्टीरिया को किल करना। लोग जहां से भी आ रहे हैं वो अपने न सिर्फ संगम में स्नान कर रहे हैं बल्कि पूरे डिब्बे भर करके परिवार के लिए ले करके भी जा रहे हैं। कहाँ से आए सर? लखनऊ से। लखनऊ से। ये भर के ले जा रहे हैं? बिल्कुल। पूजा के लिए रखेंगे, स्नान कराएंगे? के लिए भी रखेंगे, स्नान भी कराएंगे और बाकियों को दे भी देंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक चीज की सीपीसीबी की रिपोर्ट कही कि संगम का जल प्रदूषित है। देखो मैया है, गंगा का जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो साफ कौन होगा? आप घर में पानी पीते हो वो भी प्रदूषित है। तो इतनी भीड़ यहाँ होती ही नहीं। ये तो बेकार में लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये आस्था बहुत ज्यादा है, चाहे आप इसको कुछ भी बोलिए, गंदा है कुछ भी बोलिए, बट गंगा कभी गंदा नहीं होती है, इसलिए इतनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है। हम लोग जो मानते हैं ये हमारा गंगा जल है, ये शुद्ध है। इस समय बस एक दिक्कत छोटी सी हो रही है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों को अब गुमराह कर रहे हैं। शायद वो परेशान हो गए हैं या वो जनता को परेशान कर। गंगा नहा के आ रहे हैं और जब आप बोल रहे हो गंगा जल में कीड़े पड़े, कीड़े नहीं पड़ते हैं। रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं माता जी, हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। बट हम विश्वास नहीं करते, बहुत अच्छा है, हम नहा कर आए, डुबकी भी लगा कर आए। यही भक्ति है जो लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज यहाँ खींच करके लाती है। उनके हाथों में गंगा जल का डिब्बा है और सिर्फ इस कामना के साथ कि हर पूजा पाठ में रहा जाएगा और हर पूजा पाठ में न सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा बल्कि जो लोग संगम में स्नान करने नहीं आ पाए
उनको भी इसी गंगा जल से, संगम के पानी से स्नान कराया जाएगा और संगम का पुण्य दिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के लोगों के लिए महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। महाकुंभ में भीड़, भगदड़ और संगम के पानी को लेकर न जाने कितने दावे किए गए, कितना दुष्प्रचार किया गया कि व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, यहां का पानी भी गंदा है। और इन दावों के बाद ऐसा लगने लगा कि अब शायद महाकुंभ में वो बात नहीं रहेगी और लोग इन सारी बातों से डरकर महाकुंभ जाना बंद कर देंगे और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं ने बार बार इस दुष्प्रचार को हराने का काम किया और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जहां महाकुंभ में भीड़ न रही हो। आज जब महाकुंभ को समाप्त होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तब भी आज के दिन 1,05,00,000 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया है और पिछले 43 दिनों में 63,11,00,000 लोग महाकुंभ में यह पवित्र स्नान कर चुके हैं। यह संख्या इतनी ज्यादा है कि इससे भारत और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला एक नया देश बन सकता है। भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिनमें से 63 करोड़ यानी 54% हिंदुओं ने महाकुंभ में हिस्सा लिया है, स्नान किया है। तो फिर से आप देख लीजिए, भारत में कुल मिलाकर लगभग 116 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें से 63 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में इतने करोड़ हिंदू इकट्ठा हुए, लेकिन किसी हिंदू ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, ना ही किसी दूसरे धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चुनौती दी। और यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस आयोजन में 63 करोड़ लोग आ चुके हैं, लेकिन आपको जरा भी आक्रामकता, कोई कट्टरपन नहीं नजर आएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट 18 फरवरी को सार्वजनिक हुई थी और इसमें संगम के पानी को संक्रमित बताया गया था। लेकिन 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच लगभग 9 करोड़ लोगों ने इसी संगम में पवित्र स्नान किया। और इससे पता चलता है कि लोगों को इस रिपोर्ट पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था और वो गंगा जल को पहले भी पवित्र मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में, जैसा हमने आपको बताया, 63 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला हर दूसरा हिंदू धर्म को मानने वाला हर दूसरा व्यक्ति महाकुंभ में आकर स्नान करके गया है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इसका मतलब यह है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में इसी मुद्दे पर एक बयान दिया और यह बयान काफी कुछ बताता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो जिस भावना से गया उसे वही देखने को मिला। जैसे गिद्धों को केवल लाश मिली, पर्यटकों को बेहतर इंतजाम मिले, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले। और यह महाकुंभ लोगों को वही देकर गया जिस भावना के साथ ये लोग महापर्व में शामिल होने के लिए आए थे। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है।
अब जरा ये देखिए कि हमारे देश में लोग हर साल 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ में लोगों ने 3 धाम की एक अलग ही यात्रा की और ये भीड़ के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा बन चुकी है। ये 3 धाम है महाकुंभ, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। प्रयागराज के महाकुंभ से काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है और अयोध्या का राम मंदिर 160 किलोमीटर दूर है। और यही वजह है कि देश भर से जो करोड़ों लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं, वो तमाम लोग प्रयागराज से अब अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर भी जा रहे हैं। पिछले 43 दिनों में 14 करोड़ लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर जाकर दर्शन किए हैं, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं और यह भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 5 से 6 दिन तक चलने वाली हज यात्रा में अधिकतम 30 लाख लोग शामिल होते हैं। यरूशलेम के ईस्टर वीक में एक हफ्ते में 40 लाख लोग शामिल होते हैं। इराक में होने वाले मुसलमानों के एक धार्मिक आयोजन में लगभग 2 करोड़ शिया मुसलमान शामिल होते हैं। लेकिन अयोध्या का राम मंदिर दुनिया का पहला ऐसा धार्मिक स्थल बन गया है जहां सिर्फ 43 दिनों में 14 करोड़ लोग आए हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट से चुनाव हार गई थी, तब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने यह कहा था कि देश के लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर को स्वीकार ही नहीं किया है, इसे अस्वीकार कर दिया है और देश के लोगों ने राम मंदिर से दूरी बना ली है। इसे लेकर देश के लोगों में कोई जोश नहीं है। लेकिन आज इन आंकड़ों और तस्वीरों ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं और भारत के करोड़ों हिंदुओं ने यह बता दिया है कि अयोध्या के राम मंदिर में उनकी अटूट आस्था है और इस मंदिर के बनने का उन्हें हमेशा से इंतजार था। हिंदू पुण्य कमाने के लिए 4 धाम की यात्रा करते हैं। वो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका जाते हैं। लेकिन पिछले 1.5 महीने में हिंदुओं की आस्था के 3 नए धाम बन गए, महाकुंभ, अयोध्या और मुख्य। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं के लिए महाकुंभ आने का मकसद केवल पवित्र स्नान नहीं है, बल्कि वो श्री राम और काशी विश्वनाथ के दर्शनों के साथ अपनी धार्मिक यात्रा को संपूर्ण करना चाहते हैं। इसी वजह से महाकुंभ ही नहीं, अयोध्या और वाराणसी में भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको भीड़ की एक और तस्वीर दिखाते हैं और यह भीड़ महाकुंभ की भीड़ नहीं है, यह भीड़ बिहार के भागलपुर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आज शामिल हुए और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को लेकर 2 बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और दूसरा, जंगल राज वाले लोगों को हिंदुओं की आस्था से नफरत है और इसीलिए वो महाकुंभ के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। अब आप ये देखिए कि 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने आज एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया है, मध्य प्रदेश का, बिहार का और असम का। मध्य प्रदेश में उन्होंने आज नाश्ता किया, बिहार में उन्होंने दोपहर का भोजन किया
और असम में उन्होंने रात्रि का भोजन किया है। और इससे आपको यह पता चलता है कि 74 वर्ष की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगातार, उनके आप कार्यक्रम देखिए कि देश को वो कैसे एक ही दिन में 3 राज्यों में उन्होंने 3 अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। आज बिहार में इन्वेस्टमेंट, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश को लेकर एक कार्यक्रम था जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात होनी थी, बिहार में किसानों की बात होनी थी, और असम में वहां के एक त्योहार को मनाना था। और आज जहां वो भागलपुर में बोल रहे थे, भागलपुर की इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ लाडला मुख्यमंत्री कहकर ही क्यों रुक गए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी आज उन्हें इस रैली में एनडीए के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के बारे में बात तो की, उन्हें लाडला मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन चुनावों के बाद अपना भावी मुख्यमंत्री नहीं कहा। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब हम आपको यह बताएंगे कि आम आदमी की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल पिछले 12 वर्षों में कितना बदल चुके हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, अब वो चुनाव हार चुके हैं, अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और उनकी पार्टी की सरकार भी अब दिल्ली में नहीं है। अब वो विपक्ष में है, खुद ना तो वो विधायक हैं, ना मुख्यमंत्री हैं और ना ही कोई भी संवैधानिक पद उनके पास है। लेकिन वो अपनी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और जिस गाड़ी में बैठकर वो दफ्तर आए हैं, ये गाड़ी जो है बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में शामिल है और इस गाड़ी की जो कीमत है 40 से 45 लाख रुपए मानी जाती है। आज केजरीवाल किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा, ना मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें देखकर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक आम आदमी है। कम से कम दिल्ली की आम जनता ने उन्हें दोबारा से आम आदमी बनने का जनादेश दिया है और उनसे कहा है कि अब आप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये ना बनकर आम आदमी दोबारा से बन जाइए। और केजरीवाल शुरू से आम लोगों की ही राजनीति करते आए हैं, आम आदमी की ही राजनीति करते आए हैं। एक जमाना था जब केजरीवाल के पास एक नीले रंग की वैगन आर गाड़ी हुआ करती थी, जो भारत में आम लोगों की, आम आदमी की गाड़ी मानी जाती है। और वो कहते थे कि सरकार में आने के बाद भी वो कभी ना तो बड़ा बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे और ना ही बड़ी गाड़ी में कभी चलेंगे, वो तो इसी गाड़ी में खुश हैं। लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने वो सब कुछ किया जो वो कहते थे मैं कभी नहीं करूंगा। और इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि उन्हें अब बड़े घर और बड़ी गाड़ी की आदत लग चुकी है। तो केजरीवाल ने शुरुआत तो की थी इस गाड़ी से, लेकिन अब वो इस गाड़ी में पहुंच चुके हैं। और आज हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल को वापसी करनी है, फिर से दिल्ली के लोगों का दिल जीतना है, तो उन्हें 12 साल पीछे जाकर आम आदमी वाली उसी राजनीति को अपनाना होगा जब उनकी छोटी गाड़ी होती थी, जब दिल्ली के पास इंदिरापुरम में वो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और लोग उन्हें देखकर यही कहते थे कि केजरीवाल आम लोगों में से ही निकलकर एक नेता बने हैं, आम लोगों के नेता हैं। और इसी वजह से केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के संयोजक महंगी गाड़ी में चलते हैं और अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक लुक है वो भी पूरी तरह से बदल चुका है। तो आज अरविंद केजरीवाल को अपने दिल से दिल्ली की जनता के इस जनादेश को मानना चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता उन्हें वापस आम आदमी के रूप में ही देखना चाहती है और इसलिए अब इन बड़ी गाड़ियों में चलना उन्हें शोभा नहीं देता। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए।
और इन दोनों तस्वीरों में आपको समय का एक चक्र नजर आएगा। पहली तस्वीर आज से 10 साल पुरानी है, जब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और 67 सीटें केजरीवाल की पार्टी ने जीती थी। और उन 3 सीटों में से, उन 3 विधायकों में से एक विधायक थे बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, जिन्हें एक हंगामे के दौरान विधानसभा के मार्शल्स ने वहां से उठाकर अपमानित करके विधानसभा से बाहर फेंक दिया था। तब बीजेपी अल्पमत में थी। 70 विधायकों की विधानसभा में उनके सिर्फ 3 विधायक थे, जिसमें से विजेंद्र गुप्ता एक थे, और इस तरीके से उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। आज 10 साल के बाद उन्हीं विजेंद्र गुप्ता को बीजेपी की सरकार में दिल्ली विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है और अब उन्हीं के निर्देशों पर उसी विधानसभा का संचालन होगा जिस विधानसभा से आज से 10 साल पहले उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। और पहले ही दिन विजेंद्र गुप्ता ने यह बात कही कि वो सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक हंगामे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 विधानसभा बैठिए, बैठिए। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहां बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज ये तस्वीरें देखने के बाद सीख यही मिलती है कि जो समय है वो बड़ा बलवान होता है। कभी भी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए और उस घमंड में सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो समय का पहिया है ये लगातार घूमता रहता है और जब समय का चक्र पूरा होता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब हम पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के दिमाग में भारत के प्रति नफरत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। कल बहुत सारे लोगों को, आप में से भी बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। आप में से भी बहुत सारे लोग टीवी के सामने बैठ गए होंगे या अपने मोबाइल फोन पर लगातार आप इस मैच के साथ चिपके रहे होंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो वो होता ही इतना बड़ा है। लेकिन भारत ने इस बहुत ही नीरस से मैच में पाकिस्तान को बड़ी आसानी से हरा दिया और किसी भी पल ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान भारत के लिए कोई चुनौती बन सकता है। वन साइडेड मैच था। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में खेल भावना कम और नफरत ज्यादा दिख रही थी और कल से ही पाकिस्तान के एक खिलाड़ी अबरार अहमद की यह तस्वीर लगातार ट्रेंड कर रही है, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में शुभमन गिल को आउट करने के बाद अबरार अहमद उन्हें इशारे से मैदान से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस तस्वीर में आपको एक चीज और नजर आएगी उनकी आंखों में। इस तस्वीर में आपको भारत के प्रति एक नफरत दिखाई देगी। यह खेल की आक्रामकता नहीं है, बल्कि यह भारत के प्रति नफरत की आग है। इस मैच को देखने के लिए सारी दुनिया को यह लगा, इस मैच को देखने के बाद, कि पाकिस्तान के युवा खिलाड़ियों के मन में भारत के प्रति नफरत में कोई कमी नहीं आई है। जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है और आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ खेल नहीं बल्कि एक तरह की जंग लड़ती है। 1947 के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान की फौज ना तो कभी भारत को हरा पाई, ना कश्मीर ले पाई, ना सियाचिन ले पाई और धीरे धीरे पाकिस्तान भारत से
हर मामले में, हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। आज स्थिति ऐसी है कि भारत इतना आगे निकल चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि वो पाकिस्तान को अपनी दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। लेकिन पाकिस्तान की मंशा हर मैच में यही रहती है कि अगर और कहीं नहीं, युद्ध के मैदान में नहीं, कश्मीर में नहीं, सियाचिन में नहीं, तो कम से कम एक दिन का ये क्रिकेट का मैच जीतकर ही वो भारत को हराने का अपना सपना पूरा कर लें। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मैच नहीं खेल रहे, बल्कि ये एक जंग हो रही है, ये युद्ध का मैदान है, और एक दिन के मैच में अगर वो किसी दिन भारत की टीम को हरा दें तो उन्हें वही संतुष्टि मिलती है जैसे उनकी फौज ने भारत को हरा दिया हो। इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बुरे प्रदर्शन को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब पाकिस्तान एक देश के रूप में भी बहुत कमजोर हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ना तो उनके फौजी चलते हैं और ना ही अब उनके खिलाड़ी चलते हैं। युद्ध के मैदान में फौज नहीं चल रही और क्रिकेट के मैदान में उनकी टीम नहीं चल रही। पाकिस्तान की सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, फौज में भ्रष्टाचार है, और पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका सिस्टम भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खेल के मैदान में आक्रामकता दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस आक्रामकता के दौरान खेल भावना का नफरत में बदल जाना यह बुरी बात है, और इस बात को आज आप इस तस्वीर से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यह तस्वीर इसी मैच की है जिसमें विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाड़ी नसीम शाह के जूते के फीते बांधे। अब देखिए, जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों में नफरत दिख रही थी, उनके दिल में नफरत की आग थी, तब भारत के खिलाड़ी इस मैच को पूरी खेल भावना से खेल रहे थे। इन दोनों तस्वीरों को जब आप देखेंगे, एक तरफ विराट कोहली को देखिए, भारतीय खिलाड़ियों को देखिए, वो पाकिस्तान की टीम के साथ किस खेल भावना के साथ खेलते हैं, और दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे देखेंगे तो वो तमतमाए हुए रहते हैं, नफरत से भरे रहते हैं, और यहां तक कि कल यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने यह पूरी कोशिश की कि विराट कोहली की सेंचुरी ना बने। वो हर कीमत पर यह कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह से विराट कोहली को 100 रन के आंकड़े से पहले पहुंचने से पहले ही यह मैच समाप्त हो जाए। और हमारे लिए, हमारी टीम के लिए यह मैच सिर्फ एक मैच था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में नफरत और धर्म को मिला दिया, और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान डग आउट में बैठकर तस्बीह यानी अल्लाह का कलाम उस समय लगातार पढ़ रहे थे। ये पाकिस्तान के वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 2021 में भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर ही नमाज पढ़ी थी। इसलिए जब पाकिस्तान खेलने के लिए आता है तो खेल में धर्म को तो मिलाता ही है, जो कि उनकी इच्छा है, और भारत के प्रति जो उनकी नफरत है, उस नफरत के साथ वो खेल के मैदान में उतरते हैं। खेल भावना में आक्रामकता बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पूरे मैच में आपको यही दिखाई दिया होगा कि भारत के प्रति नफरत में आज भी कोई कमी नहीं आई है। भारत में 4 लोगों का एक परिवार हर महीने औसतन कितना तेल खा जाता है, और यही तेल आज भारत के लोगों को मोटापे के जरिए कैसे अपना शिकार बना रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जहां सरकार को आपके आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य की भी बड़ी चिंता है। और आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को मोटापे से मुक्ति दिलाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा, देश के लोगों को बताना पड़ा कि देश के लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, और अब उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। और ये उन्होंने नई मुहिम शुरू की है। और प्रधानमंत्री की इस मुहिम में कुकिंग ऑयल का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लोगों से ये कह रहे हैं कि वो अपने खाने में जितना तेल खाते हैं उसे कम से कम 10% कम कर लें तो वो फिटनेस की तरफ जाने लगेंगे। मोटापा हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या बन गया है, इस बात को आप एक रिपोर्ट से समझिए। यह रिपोर्ट है लैंसेट की। वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर की 50% आबादी, यानी हर 2 में से एक युवा या एक व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट नहीं है, और इनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भारत में 57% महिलाएं और 42% पुरुष फिजिकली अनफिट है, और इसका सबसे बड़ा कारण है मोटापा। और मोटापे की वजह से भारत के लोग कई तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं, और यह मोटापा
एक फैट बॉम्ब की तरह हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे लोगों के शरीर में टिक टिक कर रहा है और यह कभी भी फट सकता है। आज से 35 साल पहले वर्ष 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे का शिकार थे, लेकिन वर्ष 2024 में यह संख्या 3 करोड़ से 35 करोड़ पहुंच चुकी है। मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कुकिंग ऑयल, यानी वो तेल जिस तेल में आप अपना खाना पकाते हैं। तेल का मोटापे से सीधा संबंध है और खाने के तेल में प्रति ग्राम 9 कैलोरीज होती हैं। इसलिए ज्यादा तेल खाने से आपका वजन सबसे तेजी से बढ़ता है। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों के खाने में सब्जी से भी ज्यादा कई बार तेल होता है। समोसे से लेकर ब्रेड पकौड़े तेल में फ्राई किए जाते हैं। भारत के लोग सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक तेल में तला हुआ खाना खाते हैं। भारत के लोगों के नाश्ते की शुरुआत कई बार बहुत सारे शहरों में कचौरी से होती है, समोसे से होती है। तेल में पकी हुई सब्जियां दिन भर खाई जाती हैं और इस प्रकार से भारत के लोग अनफिट होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वर्ष 1986-87 में एक व्यक्ति साल भर में लगभग 6 लीटर तेल खाता था, लेकिन अब एक औसत भारतीय एक साल में 20 लीटर से ज्यादा तेल खा जाता है। मतलब उसकी खपत 3 गुना बढ़कर 55 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। व्यायाम न करने के कारण आपका शरीर 20 लीटर तेल की खपत कर नहीं पाता और यही मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यह कहती है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यानी प्रतिदिन करीब 2 से 2.5 चम्मच तेल आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यह कहता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 35 ग्राम यानी करीब 3 चम्मच तेल खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दोनों संस्थाओं की सलाह है कि एक महीने में एक व्यक्ति को औसतन 1 लीटर से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन भारत में औसतन एक व्यक्ति एक साल में 20 लीटर तेल खा लेता है। यानी 4 लोगों के एक परिवार में तेल की खपत एक महीने में 4 लीटर प्रति माह होनी चाहिए, लेकिन यह खपत है 8 लीटर। सोचिए एक साल में आप अपने घर में कितना सारा तेल खा लेते हैं और यह तेल आपके शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है और बाद में यही मोटापे का कारण बनता है। आज मैं वही तेल स्टूडियो में लेकर आया हूं। इस तेल को जरा देखिए आप। यह तेल कितना तेल है? यह 8 लीटर तेल है। हमारे देश में औसतन 4 लोगों का एक परिवार पूरे महीने में इतना तेल खा जाता है जितना तेल इस समय आप स्टूडियो में देख रहे हैं। अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं तो एक व्यक्ति हमारे देश में एक महीने में, ये जो 2 बॉटल्स मैंने निकाल के रखी हैं देखिए, ये हमारे देश में एक व्यक्ति एक महीने में औसतन इतना तेल खा जाता है। एक व्यक्ति के पेट में इतना तेल जाता है, यह है लगभग 2 लीटर तेल। आप देख सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि आपका अगर 4 लोगों का परिवार है तो आप औसतन इतना सारा तेल एक महीने में खा रहे हैं। यह तेल आपके उस दोस्त की तरह है जो ऊपर से तो दोस्त दिखता है लेकिन अंदर से आपका दुश्मन है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सामने से तो दोस्त दिखते हैं लेकिन अंदर से आपके दुश्मन हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम अगर आपको रखना है किसी का तो वो तेल है। ये कहने को तो आपका दोस्त है, क्योंकि जब आप जितना तेल इस्तेमाल करते हैं ये आपके खाने को उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है। आपके घर में मेहमान आते हैं, वो भी उतना ही ज्यादा खुश होकर जाते हैं जब आप ज्यादा तेल में खाना पकाते हैं, ज्यादा फ्राई करते हैं। आपको भी, आपके परिवार को भी खाना तब ज्यादा स्वादिष्ट लगता होगा जब आप ज्यादा तेल डालते हैं। यानी ये आपका एक ऐसा दोस्त है जो असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आज आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानिए और इसे अपने घर से और अपने शरीर से दूर रखिए। ये सारी बोतल में इसलिए आपको लेकर आया ताकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप एक महीने में आपका परिवार इतना तेल खा जाता है। लेकिन सोचकर देखिए, ये सारा तेल एक महीने में भारत के एक औसत परिवार के पेट में जा रहा है और ये तेल आपके पेट में जाकर, आपके शरीर में जाकर क्या करता होगा। अब आप ये भी देखेंगे कि ये सरसों का तेल है। हम यहां सरसों के तेल के साथ साथ
आपको यह बताना चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल भी बहुत सारे लोग खाते हैं, और ये तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल हो, ये आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में हर साल 28 लाख लोगों की मौत मोटापे से होने वाली अलग अलग बीमारियों से हो जाती है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने 183 देशों के लोगों के वजन का एक अध्ययन किया और उसने पाया कि अगले 10 वर्षों में, यानी वर्ष 2035 तक, दुनिया की 51% आबादी मोटापे से ग्रस्त होगी। स्टडी में यह भी बताया गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष 2060 तक हर 4 में से 3 लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होगा। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितना तेल गाड़ियों में डलता है, लगभग उतना ही तेल खाने में भी डलता है। आपकी गाड़ी में जितना तेल आप डालते हैं, लगभग उतना ही तेल आप अपने शरीर में भी डाल रहे हैं। खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। तो आज आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि इस तेल की आदत को कम से कम कीजिए, तेल की मात्रा को अपने जीवन में, अपने शरीर से कम कीजिए। और खास तौर पर देश की महिलाओं से हम ये जरूर कहेंगे कि आप अगर अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो अपने किचन में, अपने रसोई में से इस तेल को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। कम से कम तेल का इस्तेमाल कीजिए खाने में। एक दौर था जब पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, और एक आज का वक्त है जब हर घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं।